नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर शासन को लेकर एक्शन में आ गए। दिसंबर में सीएम विधानसभा क्षेत्रों और जिले में प्रवास करेंगे, जिसे देखते हुए सीएम ने सभी विभागों के सचिवों को योजनाओं में तेजी से काम के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभारी सचिवों को कहा गया है कि वो जिलों का दौरा करें। विभागों के हेड को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय योजनाओं की समीक्षा करें। वहीं दोनों मंडल के कमिश्नर को विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से समीक्षा के निर्देश सीएम की तरफ से मंगलवार को दिए गए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जिस तरह से अब सीएम प्रवास करेंगे अलग अलग जगहों पर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने तमाम महकमों के लोग या अधिकारी हों या उनके पदाधिकारी हों, सबको कहा है कि आप अब एक्टिव मोड पर आ जाए, सब कुछ चुनाव को लेकर। बिल्कुल नीलू, 2022 में चुनाव होना है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बार जो ड्यूटी खासतौर पर दी है वो सेक्रेटरीज को दी है, जो शासन के बड़े अधिकारी हैं उनको दी है। प्रभारी सचिवों को कहा गया कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, वहां पर ग्राउंड वर्क को देखें, वहां पर अलग अलग विभागों की योजनाओं का क्या हाल है उसको चेक करें, उनके डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से काम हो रहा है उसको चेक करें, डिपार्टमेंट हेड्स अपने काम देखें और जो दोनों मंडलों के कमिश्नर हैं वो सभी अपनी अपनी विधानसभा अपने मंडलों की विधानसभाओं की रिपोर्ट पेश करें। यानी कुल मिला के कवायद ये है कि शासन सरकार के साथ साथ शासन के अधिकारी भी ग्राउंड पर मौजूद रहे। इससे पहले 2007 में जब भुवनचंद्र खंडूरी गवर्नमेंट थी तब ये कोशिश की गई थी कि ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा कसा जाए, अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जाए और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस तरह की कोशिश की है और ये शुरुआत अब है कि शासन के अधिकारियों को जिम्मेदारी दिया है, जमीन पर भेजा जाए और ग्राउंड रिपोर्ट अपने पास लाई जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के दौर में जो बातें सामने आती हैं तब अलग इलाका था, अलग राज्य की मांग हुई थी, तब जो सेक्रेटरीज लखनऊ से उत्तराखंड इस इलाके में आते थे वो अपने साथ पूरी व्यवस्थाओं के साथ आते थे और उत्तराखंड बनने के बाद अगर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाते तो एक बड़े सवाल है कि आप अगर इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी अपने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर किस तरीके से काम होगा। और बिल्कुल, और दीपांकर सबसे बड़ी बात यह है चूंकि चुनाव बहुत कम वक्त अब इसमें रह गया है और उसको लेकर ये पूरी कवायद की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी को कसने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश है कि सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है, अब जो अधिकारी हैं उनको ये कहा गया है कि वो सारी योजनाएं सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि लोग समझदार हो गए और कहीं ना कहीं विकास के नाम पर अब वोट मांगे जा रहे हैं और यही वजह है कि अब इस तरह से कसा गया अधिकारी को। अब बिल्कुल नीलू, बिहार चुनाव के बाद ये संदेश साफ है कि आप एंटी इनकम्बेंसी या इस तरह की स्थितियां या फिर आपके हो सकता है आपके फेवर में भी स्थितियां आए, क्योंकि बिहार में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे और दोबारा नीतीश गवर्नमेंट सामने आई है। तो उत्तराखंड सरकार को भी इस बात की उम्मीद है कि अगर काम हुआ, जो बात आपने कही कि विकास डेवलपमेंट का एजेंडा है, लोग पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को सारी बातें अब समझ में आती है, आप किसी को छिपा नहीं सकते और अगर कोई योजना है, कोई स्कीम है, उसका फायदा ग्राउंड लेवल पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये युवा भी जानता है, महिलाएं भी जानती है, बुजुर्ग भी जानते हैं। तो अब गवर्नमेंट का एजेंडा डेवलपमेंट का होगा और मुख्यमंत्री को यह बात पता है कि 57 विधायकों के साथ जब वो वोट मांगने जाएंगे 2022 में तो जनता उनसे यह जरूर पूछेगी कि आपने काम क्या किया। तो अब अगला एक साल इसी एजेंडे के तहत और मुख्यमंत्री खुद 70 विधानसभाओं में जन समस्याएं सुनने वाले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रवास करने वाले हैं, तो इस पूरे एजेंडे को अगले एक साल की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। नीलू, बिल्कुल, तो एक साल की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है और सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है ये भी जानने की कोशिश होगी, क्योंकि लोगों के मन तक पहुंचना है तो सरकार की योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में राजस्व से जुड़े हजारों मामले पेंडिंग है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर है कि इस पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने नाराजगी जताई। वहीं सीएम ने सभी डीएम को आदेश दिए हैं कि पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द नियमित तौर पर निपटाए और बीते 3 महीने की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। वहीं सीएम ने कहा कि सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर से सचिवालय के सभी सेक्शन ई ऑफिस के तौर पर काम करेंगे। सीएम ने अपर मुख्यालय सचिव राधा रतूड़ी और आईटी सेक्रेटरी को पूरी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और देहरादून से बड़ी खबर है, त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होने वाली है और कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। माना जा रहा है कि जिला विकास प्राधिकरण में नियमों में ढील के मामले पर फैसला हो सकता है। साथ ही नई निर्यात नीति पर भी आज मुहर लग सकती है।
और देहरादून से खबर है, यहां पर इलेक्शन कमीशन 2022 चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आयोग ने विधानसभा वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने तारीख की घोषणा की। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दावे आपत्तियां की जा सकती हैं। 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक दावे और आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। 6 से 14 जनवरी तक वोटर लिस्ट का सत्यापन कर दिया जाएगा। और विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड को विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के देहांत के बाद अब पहले उपचुनाव से गुजरना होगा। सल्ट विधानसभा के इस उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में गुणाभाग अब भी शुरू हो गया है। करीब 95,000 वोटर्स वाली अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट ठाकुर बाहुल्य मानी जाती है। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रणजीत रावत यहां से विधायक बने। इस बीच 2007 के परिसीमन में भिकियासैंण सीट को सल्ट में मर्ज कर दिया। 2007 के बाद से इस सीट पर वर्तमान तक बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दबदबा रहा। जीना के देहांत के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, इसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी सीट पर जीना के बड़े भाई महेश जीना को आगे बढ़ा सकती है, तो वहीं विकल्प के तौर पर पूर्व में बतौर बागी प्रत्याशी सल्ट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके दिनेश मेहरा या फिर जिला पंचायत सदस्य माहेश्वर मेहरा के नाम पर भी विचार हो सकता है। जिनके ऊपर सुरेंद्र सिंह जीना जी का आशीष रहा होगा, सुरेंद्र सिंह जीना जी का सानिध्य रहा होगा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति ही चुन करके उत्तराखंड के विधानसभा में आएगा। कांग्रेस की बात करें तो पिछले 15 सालों से सल्ट में सियासी वनवास झेल रहे पूर्व विधायक रणजीत रावत अपने ब्लॉक प्रमुख बेटे विक्रम रावत को आगे कर अपनी उम्मीदों को पंख दे सकते हैं। 2017 में मात्र 2,500 वोटों के अंतर से हार गई कांग्रेस की ही गंगा पंचोली भी दावेदारी जता सकती है, लेकिन हरीश रावत का बयान कांग्रेसियों पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। मेरी निजी राय यह है कि जीना के परिवार को ही ये चुनाव समर्पित कर देना चाहिए। एक नौजवान जिससे भविष्य की बड़ी आशाएं थी वो चला गया, मेरे लिए बड़ा दुखद है, जबकि वो मेरा बहुत कटु आलोचक था। अब मामला सिर्फ बीजेपी को वॉकओवर देने या जीना को लेकर सिंपैथी दिखाने तक सीमित नहीं है। दरअसल हरीश रावत ने अपने इस बयान से एक बार फिर पार्टी के भीतर ही अपने चिर प्रतिद्वंदियों को दौड़ से पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी से सरकार और संगठन को उम्मीद है अब दलित वर्ग बीजेपी के साथ और जुड़ेगा, जो 2022 के लिए बीजेपी को और मजबूती प्रदान करेगा। राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। यानी 2022 में चुनाव जीतना कैसे है, ये रणनीति बनाने में दुष्यंत कुमार गौतम का रोल अहम होगा। लेकिन बीजेपी इसमें जातिगत वोट को भी तलाश रही है। यानी जिस राज्य में ब्राह्मण ठाकुर सत्ता की धुरी हो, वहां दलितों को जोड़ बीजेपी निचले तबके तक अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। दुष्यंत जी हमारे बड़े सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं, बहुत विनम्र और शांत स्वभाव के हैं। उनके आने से उत्तराखंड राज्य में एक नई ऊर्जा आएगी और एक नए वर्ग तक भाजपा की पहुंच और तेजी से आगे बढ़ेगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी की नजर उस दलित वोट बैंक पर है जो कांग्रेस का पक्का वोट माना जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो करीब 1 करोड़ की आबादी वाले राज्य में एक अनुमान के मुताबिक 35% ठाकुर, 25% ब्राह्मण और 17% दलित हैं, जबकि 23% में ओबीसी और अल्पसंख्यक शामिल हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में 15 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 13 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिनमें पुरोला, भगवानपुर और चक्राता से कांग्रेस के विधायक हैं। यानी 15 में से सिर्फ 3 आरक्षित सीट कांग्रेस के पास हैं। तो यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर, आप चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, सरकार और संगठन का आकार जो है ना, इन दोनों जो बड़े जाति वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, उसी पर केंद्रित रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ी लीडरशिप आती है किसी जाति वर्ग से तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव रहता ही है। और 2022 नज़दीक है तो लगता है उनको कि राह आसान हो जाएगी अगर ये वोट बैंक हमारे साथ जुड़ता है तो। उत्तराखंड में दलित फैक्टर भले ही सत्ता के केंद्र में न रहा हो, लेकिन सत्ता के लिए हर समीकरण को सेट करने वाली बीजेपी दलित को साथ लेकर संदेश के साथ सियासत को साधना चाहती है। दीपांकर भट्ट,
न्यूज 18 देहरादून। और बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। पहले देहरादून पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के मामले में चार्जशीट कोर्ट में फाइल की, लेकिन अब गढ़वाल आईजी ने इस चार्जशीट को रिकॉल कर लिया है, यानी चार्जशीट को वापस ले लिया है और पूरे मामले की जांच महिला थाना पौड़ी को दे दी गई है। यानी अब ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण दोनों ही मामलों की जांच पौड़ी की पुलिस करेगी। जांच में निष्पक्षता को लेकर यह फैसला लिया गया। वहीं डीएनए टेस्ट के सवाल पर गढ़वाल आईजी ने कहा कि विधिक राय लेकर डीएनए कराया जाएगा। वो पीड़ित महिला ने भी इसमें बार बार वो भी सीबीआई जांच और इसकी मांग कर रही थी, तो एसएसपी साहब और मेरे द्वारा डिस्कशन के बाद ये तय किया गया कि अभी एक प्रकरण में चार्जशीट को रोक के इस दोनों इन्वेस्टिगेशंस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए और एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, ताकि दोनों इन्वेस्टिगेशंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो मंगलवार को उत्तराखंड में कोविड के कुल 429 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कुल केस 68,800 को पार कर चुके हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 4100 हो गई है। देहरादून में मंगलवार को कोरोना के 142 नए केस सामने आए। और अब बात करते हैं चारधाम रोड परियोजना की। तो ऑल वेदर रोड में तोता घाटी में रोड कटिंग सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। 8 महीने बंद रहने के बाद भी ज्यादा काम नहीं हो सका है और यात्रा पूरी होने के बाद फिर से तोता घाटी में हाईवे को बंद करने की तैयारी है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच ऑल वेदर रोड में तोता घाटी चट्टान सबसे बड़ी टेंशन बनी है। 8 महीने रोड बंद रखने के बाद तोता घाटी में काम न के बराबर ही हुआ है। इस पैच में कटिंग का काम एनएच के इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बना है और रोड बंद होने से ट्रैफिक को नरेंद्रनगर रूट पर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन स्लाइडिंग रॉक होने की वजह से तोता घाटी मजदूर से लेकर अफसर तक के लिए टेंशन बनी हुई है। ये जो मिट्टी है ना, वो कच्ची मिट्टी है। रोड कटिंग जैसे हम पूरा करने के लिए चलते हैं, मशीनें चलती हैं, तो वाइब्रेशन से ये मिट्टी फिसलती है। रोड बार बार जाम इसी चक्कर से होता है। फिर अगर ज़्यादा लोड इस पे डालते हैं तो नीचे की ढांगे गिर जाती हैं। तोता घाटी का तो पिछले 4-5 महीने से काम हमारा वो गतिमान था, किंतु चूँकि वर्टिकल रॉक है वो और लगभग 30-40 मीटर हाइट है, तो उसकी वजह से बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसमें जैसे हम लोग कटिंग करते हैं, उसी के साथ साथ ही वैली साइड में भी डैमेजेस होती हैं। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और फिर एक बार तोता घाटी रूट को बंद करके इस पर काम किया जाएगा। लेकिन ऊंची और ढलान पर रोड कटान कब और कैसे पूरा होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच ऑल वेदर रोड में जो सबसे बड़ा पैच है वो पैच है तोता घाटी वाला पैच, और इस पैच में कटिंग का काम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है एनएच के लिए। खास बात यह है कि एक तो ये सीधी चट्टानें हैं और इन चट्टानों में कटिंग एक बड़ी मुश्किल है। सिंगल जो हल्के वाहन है उनके लिए ये ट्रैफिक खोला गया है, लेकिन उनके लिए भी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। 8 महीने बाद भी अभी तक ये उस स्थिति में काम नहीं पहुंच पाया कि इसे पूरी तरह स्मूथ माना जाए। वहीं इस चट्टान की अगर आप गहराई का अंदाजा तस्वीरों से देख सकते हैं कि लगभग 3 किलोमीटर की वैली है और ये इतनी गहरी खाई है कि एक छोटी सी चूक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सुविधा तो ठीक है, सरकार ने ठीक सोचा। देखो पहाड़ों में उससे बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इन जगहों तो बहुत सही काम हुआ जहाँ इन्होंने रोड बंद नहीं किया। जहाँ रोड चल रहा था वहाँ तो 1 घंटे काम हुआ, चाहे 12 घंटे में 3 घंटे काम हुआ, लेकिन बहुत। ऑल वेदर रोड केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और चारधाम के साथ सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन तोता घाटी समेत तमाम जगहों पर सड़क न तैयार हो पाना आम लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तोता घाटी देवप्रयाग से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बेरिया रोड स्थित रुई की दुकान में भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर खड़े एक ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से दुकान में रखी जो लाखों रुपए की रुई थी वो जलकर राख हो गई। आग के लपटों ने काफी देर तक तांडव मचाया और आसपास काफी नुकसान भी हुआ। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग में भारी नुकसान हो चुका था। इससे कंट्रोल करनी मुश्किल है ना।
नैनीताल में पर्यटकों को नैनीताल घुमा रहे टैक्सी ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि फारूक पर्यटकों को घुमाने हिमालय दर्शन के बाद 12 पत्थर लाया था। पर्यटकों को उतारने में उसको दिल का दौरा पड़ गया। नैनीताल में गुलदार का दीवार पर चहलकदमी करता हुआ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो नैनीताल के पंगूट रोड का है, जहां गुलदार पॉलिटेक्निक कॉलेज की सुरक्षा दीवार में घूमता दिखाई दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा दीवार के ऊपर कटीले तारों को लगाया है, बावजूद इसके लेपर्ड शिकार की तलाश में घूम रहा है। शहर के पास गुलदार की धमक से लोगों में दहशत है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दुर्लभ वन्य जीवों का कुनबा किस तरह से बढ़ रहा है, इसकी बानगी यहां के एक पर्यटन जोन में देखने को मिल रही है। यहां पहले दिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर से आए मेहमानों को 2 भालू के दीदार हुए, तो वहीं इसी जोन में मंगलवार को एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ जंगल में रोड क्रॉस करती नजर आई। इससे पर्यटक भी अब रोमांचित हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की फेज 4 की गणना एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। यहां पर कैमरा ट्रैप के द्वारा ये गणना की जाएगी। बीते साल हुई गणना में करीब 252 बाघ होने की पुष्टि हुई थी। इस बार ये गणना टाइगर रिजर्व में दिसंबर माह में शुरू की जाएगी। इसके लिए कवायद भी अब शुरू कर दिए गए हैं। पुनः दिसंबर के प्रथम सप्ताह में टाइगर मॉनिटरिंग का काम स्टार्ट होगा, जिसमें पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 2 स्क्वायर किलोमीटर के ग्रिड्स में बांटते हुए सभी ग्रिड्स में एक पेयर कैमरा ट्रैप के लगाए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन खराब होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। डायलिसिस मशीन खराब होने के कारण किडनी के मरीजों को हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है। मरीजों ने डीएम से मिलकर डायलिसिस मशीन को ठीक करने की गुहार लगाई है। फिलहाल पिथौरागढ़ में 50 मरीजों की डायलिसिस की जा रही है। यहाँ पर आरओ खराब हो गया करके हम लोगों को जो है हल्द्वानी भेज रहे हैं लोग, और हल्द्वानी जो है पिथौरागढ़ से करीबन 7-8 घंटे का रास्ता है, और हम पेशेंट लोग हैं। और अल्मोड़ा में पिछले 1 दशक से मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। अभी तक निर्माण कार्य 70% के आसपास ही हुआ है, लेकिन योजना बनाने वाले इंजीनियर पानी की योजना बनाना ही भूल गए। विकास कार्यों के लिए योजना बनाने वाले इंजीनियर कितने गंभीर होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, जहां 1 दशक से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पेयजल की कोई योजना ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग मटेला जो हमारा क्लियर और पंप हाउस है, वहाँ से एक लाइन स्पेशल लाइन हम लोग डाल रहे हैं, जो कि सीधे सबसे पहले बेस अस्पताल तक जाएगी, और वहाँ पर हम लोग एक 15 लाख लीटर कैपेसिटी का टैंक बना के फिर बाई ग्रेविटी सिस्टम और मेडिकल कॉलेज, और उसमें जो हमारा प्रयास है कि बेस अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज को भी लाभ देंगे। मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए 3 बार एमसीआई का दौरा भी हो चुका है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होने से कॉलेज को मान्यता नहीं मिल रही है। टीम पेयजल व्यवस्था नहीं होने से भी मान्यता नहीं दे रही है। उस पर कार्य चल रहा है, उन्होंने सर्वे पूरा कर लिया है और आगणन प्रस्तुत कर रहे हो। लगभग 8-10 करोड़ के लगभग का आगणन है, और 6 महीने में पानी हमें प्राप्त हो जाएगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण के 1 दशक बाद पानी की याद इंजीनियरों को आई, और अब कोसी बैराज के मटेला पंप हाउस से कॉलेज को पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर शांतिपुरी दुग्ध संघ के ऑफिस में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।